हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी कोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम अक्टूबर और नवंबर मंथ का जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ न्यूज़ है उसके ऊपर हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो देखिए, इससे जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें भी हमने नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर एमसीक्यू देखा था। तो वो लेक्चर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबने पहले वो लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम नए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ओके, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, वो अलग न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन था। नवंबर मंथ के ही अंदर जो दूसरा न्यूज है उसके ऊपर पहले हम जो पॉसिबल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको देखने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम अक्टूबर मंथ का जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज है उसके ऊपर जो भी जिस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उस ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है जिसने हाल ही में अपना सेंटेनरी यानी कि अपना 100th ईयर सेलिब्रेट किया है, और इस मौके पे 100 रुपीज का कमेमोरेटिव कॉइन को भी लॉन्च किया गया है। ओके, तो थोड़ा सा मैं पॉज दे दूंगी राइट आंसर चूज करने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हॉर्निमन सर्कल ब्रांच। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो हॉर्निमन सर्कल ब्रांच है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, इसने अपना सेंटेनरी यानी कि अपना 100th ईयर सेलिब्रेट किया है, और इस ओकेजन पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा स्पेशली क्रिएटेड 100 रुपीज के कमेमोरेटिव कॉइन को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। सिंपली आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैसे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा था जिसने कि अपना 100th ईयर सेलिब्रेट किया है। तो क्या नाम है? हॉर्निमन सर्कल ब्रांच, मुंबई महाराष्ट्र में है ये। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले क्योंकि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच का बात हुआ है, तो अभी अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल कितना ब्रांच है, तो एज ऑफ 2024 तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टोटल 22,640 ब्रांचेस है, और ये प्लानिंग कर रहा है और 500 ब्रांचेस को ऐड करने का फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर। इसके अलावा पूरे देश भर में 63,000 से ज़्यादा इसका एटीएम है और 50 करोड़ से ज़्यादा इसका कस्टमर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो 132 मिलियन इसका इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स है, 287 मिलियन यूनो और यूनो लाइट ऐप यूजर्स है इसका। इसके अलावा देखिए, भारत के अंदर जो भी डेबिट कार्ड से स्पेंडिंग होता है तो इसका 25% एसबीआई इशूड डेबिट कार्ड है। इसके अलावा जो टोटल मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन है भारत के अंदर, उसका 22% एसबीआई मोबाइल बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करके होता है। इन सब के अलावा भारत में जितना भी एटीएम है उसका 29% एसबीआई ऑपरेटेड एटीएम है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है एसबीआई को लेकर के। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो 5th एडिशन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन से पीरियड के ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करता है। ओके, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1981 टू 1996। सबसे पहले तो ये जो द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये है क्या? तो आप कह सकते हैं कि ये एक बुक सीरीज है। तो इसके अंदर ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री, ग्रोथ, इसका इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, इन सब के बारे में मेंशन है। तो इसका हर एडिशन एक स्पेसिफाइड पीरियड को कवर करता है। तो यहाँ पे इसका जो 5th एडिशन है ये 1981 से लेकर के 1996 तक का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ये कवर करता है। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5th एडिशन बैंक के कौन से पीरियड के ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करता है। तो 1981 से 1996 के बीच में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उसको ये कवर करता है। ठीक है, जो इसका रोल था, जो इसका ग्रोथ हुआ है, इन सब चीज़ों को ये कवर करता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 में एसबीआई इनोवेशन हब को कहाँ पे लॉन्च किया है। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कर लिया। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एपीआईएक्स के साथ मिल करके, नाउ ये एपीआईएक्स है क्या, तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा अगर मैं आपको समझा दूं क्योंकि इस न्यूज को हमने डिस्कस नहीं किया था लेक्चर में। देखिए एपीआईएक्स है क्या, तो ये ना एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है, ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अलग अलग फिनटेक कंपनीज है, इनोवेटर है, इन सबको ये कनेक्ट करता है, और ताकि यहाँ पे ये सब मिल करके जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन होता है उसको टेस्ट कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसको इनोवेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एपीआई के साथ पार्टनरशिप करके एसबीआई इनोवेशन हब को, जो सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल हुआ था 6 नवंबर से 8 नवंबर 2024 के बीच में, उस दौरान इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो एसबीआई ने एपीआई के साथ पार्टनरशिप करके सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल के दौरान एसबीआई इनोवेशन हब को लॉन्च किया है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ देखिए ये जो एसबीआई इनोवेशन हब है ये करेगा क्या, तो ये एक डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड करेगा जो ग्लोबल फिनटेक कंपनीज है, स्टार्टअप है, जो इनोवेटर्स है, उन सबको, ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन काफी एडवांस ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन को तैयार कर सके, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डाइवर्स कस्टमर बेस है उसके डिजिटल नीड को पूरा कर सके। ठीक है, तो न्यूज क्या था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, तो क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा जा रहा था कि एसबीआई ने 2024 में एसबीआई इनोवेशन हब को कहाँ पे लॉन्च किया है। तो कहाँ पे लॉन्च किया है, जो सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल हुआ था उस दौरान, 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में ये फेस्टिवल हुआ था, तो उस दौरान एसबीआई ने एसबीआई इनोवेशन हब को लॉन्च किया। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज को देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डीबीएस बैंक इंडिया को इनमें से किसके द्वारा बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया BCWI 2024 प्रेजेंट किया गया है। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किसके द्वारा डीबीएस बैंक इंडिया को बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया BCWI 2024 के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अवतार एंड सेरामाउंट। तो यहाँ पे पूरा न्यूज क्या था, जो डीबीएस बैंक इंडिया है इसको वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया BCWI 2024 के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब कि ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है भारत के अंदर महिलाओं के लिए, और ये लगातार 9th टाइम है जबकि डीबीएस बैंक इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया 2024 के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। और यहाँ पे साथ ही में डीबीएस बैंक इंडिया को बेस्ट कंपनीज हॉल ऑफ फेम के अंदर भी शामिल कर दिया गया है। तो इसके अंदर वैसे कंपनीज को शामिल किया जाता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को शामिल किया जाता है जो कि लगातार जेंडर इक्विटी, डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। ओके, और यहाँ पे ये जो अवार्ड है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो देखिए ये जो अवार्ड है वो ज्वाइंटली अवतार, जो कि ये क्या करता है ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है एक डाइवर्स और इंक्लूसिव वर्क प्लेस तैयार करने में। तो यहाँ पे अवतार और सेरामाउंट क्या करता है, तो ये यहाँ पे रिसर्च करता है, कंपनीज को मदद करता है एक बेहतर वर्क प्लेस प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अवार्ड है वो ज्वाइंटली अवतार और सेरामाउंट के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। किसको प्रेजेंट किया गया है, तो डीबीएस बैंक इंडिया को किया गया है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर डीबीएस बैंक इंडिया के अलावा इन सबको एज अ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन BCWI 2024 के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डीबीएस बैंक इंडिया को लगातार कितने बार एज अ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो अभी अभी हमने देखा था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसको ना आप एक टेस्ट के तौर पे लीजिए कि आप टेस्ट दे रहे हैं, ओके, और अपने आप को आपको यहाँ पे टेस्ट करना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे सही सही कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डीबीएस बैंक इंडिया को लगातार कितने बार एज अ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है।
तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 9 इयर्स। लगातार 9 बार डीबीएस बैंक इंडिया को एज अ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर वुमेन इन इंडिया के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे यूपीआई 123 पे के लिए जो न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट है, आपको पता होगा कि यूपीआई 123 पे का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है, तो आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूपीआई 123 पे के लिए जो न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या होगा। और आप चाहे ना तो अपना आंसर आप कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर आप पूरा ये लेक्चर देख लीजिए और लास्ट में आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10,000 रुपीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई 123 पे का जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है वो पहले 5,000 रुपीज था, उसको आरबीआई ने अभी डबल कर दिया, 10,000 रुपीज कर दिया है। तो सबसे पहले तो यूपीआई 123 पे होता क्या है, तो ये फीचर फोन यूजर्स के लिए, वैसे व्यक्ति के लिए जो कि फीचर फोन का इस्तेमाल करता है, जो कीपैड फोन होता है, नॉन स्मार्टफोन होता है, उसका इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे यूपीआई 123 पे एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है फीचर फोन यूजर्स के लिए। तो इसका इस्तेमाल करके ना बिना इंटरनेट कनेक्शन के जो फीचर फोन यूजर है वो यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके तहत 4 अलग अलग डिफरेंट मेथड है जिसका इस्तेमाल करके फीचर फोन यूजर्स अलग अलग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग 4 मेथड क्या है, इस पे भी आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। तो देखिए सबसे पहला तो है आपका आईवीआर, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो ये एक नंबर होता है, इस पे अगर आप कॉल करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, बैलेंस चेक करने का, पैसे ट्रांसफर करने का, तो फिर इस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरा है ऐप फंक्शनैलिटी इन फीचर फोन। तो ये कैसा फीचर है, तो इसमें क्या होता है ना कि फोन में पहले से ही एक नेटिव ऐप रहता है जिसका इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकेंगे। जाहिर सा बात है कि फीचर फोन होगा तो कुछ कुछ इसमें फीचर नहीं होगा, जैसे कि आप स्कैन एंड पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे उस फोन के अंदर पहले से एक नेटिव ऐप होगा जिसका इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकेंगे। तीसरा है मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच। तो इसमें एक स्पेसिफाई नंबर होता है, उस पर अगर आप कॉल करेंगे तो आप अलग अलग तरह का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और चौथा है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि आप अगर अपने फीचर फोन को जो पेमेंट टर्मिनल होता है उसके पास लेके जाएंगे तो आपका जो पेमेंट है वो होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी आरबीआई ने क्या किया है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई 123 पे का जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट था उसको यहाँ पे 5,000 रुपीज से बढ़ा करके 10,000 रुपीज कर दिया है। तो पहले यूपीआई 123 पे का इस्तेमाल करके जो फीचर फोन यूजर्स है वो एक बार में मैक्सिमम 5,000 रुपीज का ही ट्रांजेक्शन कर सकते थे, लेकिन अभी इसको इंक्रीज करके 10,000 रुपीज कर दिया गया है। तो अब जो फीचर फोन यूजर है वो यूपीआई 123 पे के का इस्तेमाल करके एक बार में मैक्सिमम 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए जो इंक्रीज्ड लिमिट है वो पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5,000 रुपीज। तो जो यूपीआई लाइट वॉलेट लिमिट है उसको 2,000 रुपए से बढ़ा करके 5,000 रुपीज तक कर दिया गया है। सबसे पहले तो यूपीआई लाइट है क्या, तो ये एक डिजिटल वॉलेट है, इसमें आप पैसे डालते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप जो स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होता है, जो छोटे अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है वो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा खासियत यूपीआई लाइट का क्या है कि इसका इस्तेमाल करके अगर आप स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको यूपीआई पिन एंटर नहीं करना पड़ेगा। यूपीआई पिन एंटर किए बिना ही जनरली क्या होता है, हम यूपीआई पेमेंट करते हैं तो यूपीआई पिन मैंडेटरी होता है, वो आपको एंटर करना होगा तभी आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे ये जो यूपीआई लाइट है, तो यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करके आप स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन एंटर किए हुए। तो इसमें क्या होता है, आप अपने बैंक अकाउंट से इसमें फंड ऐड करते हैं और एक बार आपके वॉलेट में फंड आ गया फिर इसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग जगह पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक क्या था ना कि इस वॉलेट के अंदर जो यूपीआई लाइट वॉलेट है इसके अंदर आप मैक्सिमम 2,000 रुपए ही रख सकते थे, तो इस लिमिट को भी बढ़ा करके 5,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए इंक्रीज लिमिट क्या है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी 5,000 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पब्लिक इश्यूज के रिगार्डिंग, जो कंपनीज के द्वारा पब्लिक इशू लाया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट को सेबी ने अबॉलिश कर दिया है, सेबी ने हटा दिया है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कर लिया ये क्वेश्चन आपने। इसका आंसर देखिए क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना, इसको सेबी ने हाल ही में एबॉलिश कर दिया है, इसको हटा दिया है। तो पहले क्या होता था कि कोई कंपनी अगर पब्लिक इशू लॉन्च कर रहा है तो उसके पहले इसको, जो भी उसका इशू साइज होता था, उसका 1% स्टॉक एक्सचेंज के पास उसको जमा करना होता था सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। तो सेबी ने यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया है। अब क्यों हटाया है? तो देखिए पहले जो ये रिक्वायरमेंट था ना, ये किस लिए था? तो इन्वेस्टर का बहुत सारा कंप्लेंट होता था कि उसको रिफंड नहीं मिला, शेयर उसको अलाउट नहीं हुआ। तो उन सब कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए पहले वो रिक्वायरमेंट था। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गया है, एएसबी आ गया है, जिसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर के अकाउंट में फंड ब्लॉक हो जाता है जब तक कि उसको शेयर अलाउट नहीं होता है। यूपीआई पेमेंट आ गया है, डीमेट अलाउटमेंट आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर डिलीवरी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो रिक्वायरमेंट था, इसको यहाँ पे सेबी ने हटा दिया है। ओके, तो ये जो 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट था इशूअर कंपनीज के लिए, इसको यहाँ पे सेबी ने अबॉलिश कर दिया है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये अपॉइंटमेंट को लेकर के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रोल के लिए विनोद कुमार जी को रेकमेंड किया गया है। ओके, तो अगर आप अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज पढ़ते होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। विनोद कुमार जी को इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रोल के लिए इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेकमेंड किया गया है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कर लिया ये क्वेश्चन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, FSIB। तो यहाँ पे FSIB ने विनोद कुमार को, जो कि करेंटली अभी पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो इनको यहाँ पे इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ के रोल के लिए रेकमेंड किया है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस बैंक के द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर के भारत के अंदर जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसके लिए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपसे बैंक का नाम पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने यूनिसेफ के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए भारत के अंदर क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हो गया। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडसेंड बैंक। तो यहाँ पे इंडसेंड बैंक ने यूनिसेफ के साथ मिल करके पार्टनरशिप किया है। जो इंडसेंड बैंक का CSR प्रोग्राम है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है, उसके तहत, ताकि भारत के अंदर एक ऐसे कम्युनिटी को बिल्ड किया जा सके जो कि डिजास्टर के लिए ज़्यादा प्रिपेयर हो, जो अलग अलग आपदा आता है उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर है, जो पूरा क्लाइमेट रिस्क इन्फॉर्म्ड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए ये पार्टनरशिप हुआ है। तो इस प्रोग्राम के तहत होगा क्या? इस प्रोग्राम के तहत भारत के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट है। तो इन डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला तो है महाराष्ट्र का धारासिव, बिहार का बेगूसराय, तमिलनाडु का विरुधुनगर, राजस्थान का बरन और उत्तर प्रदेश का बहराइच। तो यहाँ पे ये 5 डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसको इन्हेंस किया जाएगा, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि इनमें से किस बैंक के द्वारा यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप किया गया है एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए भारत के अंदर क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए, इंडसेंड बैंक। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला AI डेटा बैंक किसके द्वारा अनाउंस किया गया है?
देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जितेंद्र सिंह। तो भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई डेटा बैंक लॉन्च किया है और यहाँ पे ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया, तो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये अनाउंस किया गया 7th एसोचैम एआई लीडरशिप मीट इन 2024 के अंदर। अब यहाँ पे ये जो भारत का पहला एआई डेटा बैंक को लॉन्च किया गया है तो ये करेगा क्या, देखिए मतलब वैसे तो अगर हम ये बात नहीं भी करेंगे कि ये जो एआई डेटा बैंक है उसका काम क्या है तो हमारा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे इसीलिए थोड़ा सा हम सबके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो डेटा बैंक है वो क्या करेगा, तो ये रिसर्चर्स को, स्टार्टअप्स को, जो डेवलपर्स है उसको हाई क्वालिटी डेटा सेट तक एक्सेस प्रोवाइड करेगा। हाई क्वालिटी का जो डेटा है वो प्रोवाइड करेगा ताकि वो लोग ऐसे एआई सॉल्यूशन को बिल्ड कर सके जिसको कि ज्यादातर लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जा सके फ्यूचर में। ओके, तो यहाँ पे भारत का पहला एआई डेटा बैंक को किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, जितेंद्र सिंह के द्वारा अनाउंस किया गया है, ठीक है। कहाँ पे अनाउंस किया गया है, तो 7th एसोचैम एआई लीडरशिप मीट हुआ था 2024 में, वहां पे अनाउंस किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे एज अ हेड ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग ऑफ एसबीएम बैंक इंडिया के तौर पे अपॉइंट किया गया है। एसबीएम बैंक इंडिया के अंदर इनमें से किसे एज अ हेड ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग के तौर पे अपॉइंट किया गया है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रकाश जायसवाल। तो एसबीएम बैंक इंडिया ने प्रकाश जायसवाल को एज अ हेड ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग के तौर पे अपॉइंट किया है और निखिल राजाध्यक्ष जी को एज अ हेड ऑफ रिटेल बैंकिंग के तौर पे अपॉइंट किया है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे एसबीएम बैंक इंडिया का एमडी एंड सीईओ का नाम पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या है एसबीएम बैंक इंडिया के एमडी एंड सीईओ का नाम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आशीष विजेकर। तो आशीष विजेकर करेंटली अभी एसबीएम बैंक इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सेबी के द्वारा जो म्यूचुअल फंड लाइट एमएफ लाइट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद में जो राइट आंसर है वो बताऊंगी। आप चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने वाला है, तो आप चाहे तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। जब आप कर लेंगे, आप ये पता कर लेंगे कि इसका कौन सा राइट आंसर है, तो फिर आप वीडियो को प्ले करके देखिए, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सेबी के द्वारा हाल ही में जो म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिंप्लीफाइंग रूल्स फॉर पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। तो जो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स है ना, उसके लिए जो रूल्स है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे सेबी ने एमएफ लाइट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेबी ने म्यूचुअल फंड लाइट और एमएफ लाइट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भारत के अंदर जो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स है। देखिए पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, तो ये सिंपली कोई स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स के परफॉर्मेंस को फॉलो करता है, जैसे कि सेंसेक्स हो गया, फिर निफ्टी 50 हो गया, तो उसके परफॉर्मेंस को ये कॉपी करने का, उसको मैच करने का ये काम करता है, ठीक है। इसका काम मार्केट को आउट परफॉर्म करना नहीं होता है, इसका काम मार्केट से अच्छा परफॉर्म करना नहीं होता है, ये किसी एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को फॉलो करता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है और वो लेट्स से कि सेंसेक्स के परफॉर्मेंस को मैच कर रहा है या फिर निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस को मैच कर रहा है, तो वो इस बात को इंश्योर करेगा कि निफ्टी 50 जितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है उतना प्रॉफिट वो भी जनरेट करे, उसके आसपास प्रॉफिट वो भी जनरेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड लाइट और एमएफ लाइट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भारत के अंदर जो पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स है उसके लिए जो रूल्स है उसको सिंप्लीफाई करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एमएफ लाइट फ्रेमवर्क है ये ऐसे एंटिटीज के लिए है जो कि पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लॉन्च करना चाहता है, ठीक है, जो कि सिर्फ पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लॉन्च करना चाहता है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट साइकिल के तहत कितने स्क्रिप्ट्स, मतलब कि कितने स्टॉक्स एलिजिबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो अभी हाल ही में सेबी के द्वारा फेज्ड एनहेंसमेंट को अनाउंस किया गया है, तो उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शनल T+0 जो सेटलमेंट साइकिल है उसके तहत कितना स्टॉक्स एलिजिबल हो जाएगा ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने अक्टूबर मंथ वाला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेक्चर देखा होगा, वो लोग ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे, क्योंकि वहां पे हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था। हो गया। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 500। तो यहाँ पे सेबी ने इसी साल मार्च में ऑप्शनल T+0 सेम डे सेटलमेंट साइकिल को अनाउंस किया था। इसमें क्या होता है, इसमें सेम डे ही जो ट्रेड का सेटलमेंट है वो हो जाता है। जैसे कि आज आपने कुछ शेयर सेल किया तो आज ही आपके पास उसका पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके स्कोप को बढ़ाने के लिए सेबी ने क्या किया है, सेबी ने बोला है कि वो फेस्ड मैनर में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स एलिजिबल है ना ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट साइकिल के तहत ट्रेडिंग के लिए, उसको वो बढ़ा देगा। अभी 25 है, इसको सेबी ने बोला है कि टॉप 500 स्टॉक्स तक बढ़ा दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो टॉप 500 स्टॉक्स होगा वो एलिजिबल होगा ऑप्शनल T+0 सेटलमेंट साइकिल के तहत ट्रेडिंग के लिए। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए। ओके, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सेबी के न्यू रेगुलेशन के हिसाब से राइट इशू कंप्लीट होने के लिए रिवाइज टाइमलाइन क्या है। ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों के अंदर जो राइट इशू है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। हो गया, कर लिया ये क्वेश्चन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 23 वर्किंग डेज। तो यहाँ पे अभी जो पूरा राइट इशू प्रोसेस होता है ना, राइट इशू प्रोसेस होता क्या है, तो इसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कंपनी का जो पहले से शेयर होल्डर रहता है ना, उसको कंपनी डिस्काउंट रेट पे जो शेयर्स है वो इशू करता है। मार्केट में जो रेट रहता है उससे कम रेट पे जो उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रहता है उसको वो शेयर्स इशू करता है। तो ये राइट इशू होता है। तो यहाँ पे जो पूरा राइट इशू का प्रोसेस है ना, उसको तेज करने के लिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि राइट इशू का प्रोसेस कंप्लीट होने में 317 वर्किंग डेज लग जाता था। तो यहाँ पे इसको रिड्यूस करके 23 वर्किंग डेज कर दिया गया है। तो बोर्ड के अप्रूवल के बाद 23 वर्किंग डेज के अंदर जो पूरा राइट इशू का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 50 करोड़ से कम का जितना भी राइट इशू है वो सब सेबी के परव्यू के अंदर आता है। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सेबी के द्वारा जो एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उस न्यू प्रोडक्ट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है पर इन्वेस्टर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इन सब न्यूज़ को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया अक्टूबर वाले बैंकिंग फाइनेंस लेक्चर में। आई होप जितने सारे भी लोग ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो लोग वो सब लेक्चर देखे हुए हैं। ओके, बता दो इसका आंसर क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 10 लाख रुपीज। तो सेबी ने हाल ही में अभी एक नए एसेट क्लास को, एक नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, और ये हर किसी के लिए नहीं है। ये जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वैसे लोग जिनके पास काफ़ी पैसा है, जो वेल्दी हैं, जो रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, तो यहाँ पे वैसे लोगों के लिए सेबी ने एक नए एसेट क्लास को इंट्रोड्यूस किया है। और यहाँ पे इस नए एसेट क्लास के लिए, इस नए प्रोडक्ट के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 10 लाख रुपीज़ पर इन्वेस्टर है। तो कोई इन्वेस्टर अगर इस नए प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैक्सिमम तो वो कितना भी कर सकता है, कम से कम उसको 10 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना ही करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, सिंपली इस क्वेश्चन में आपसे सेबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जा रहा है। तो बहुत बार हमने लेक्चर में भी ये चीज़ पढ़ा है। बताइए सेबी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1988। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1988 है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस बैंक के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा का ओमान के अंदर जो ऑपरेशंस है उसको एक्वायर कर लिया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस बैंक के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा का ओमान के अंदर जो बैंकिंग ऑपरेशन है वो एक्वायर कर लिया गया? कर लिया ये क्वेश्चन? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैंक दोफर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ओमान के अंदर जो बैंकिंग ऑपरेशन था उसको वहीं के एक लीडिंग बैंक जिसका नाम बैंक दोफर है उसने एक्वायर कर लिया। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी टोटल बिजनेस था ओमान के अंदर, तो उसका वैल्यू कितना था? 113.35 मिलियन ओमानी रियाल्स। और जो नेट वर्थ है वो कितना था? 25.54 मिलियन ओमानी रियाल्स। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का ओमान के अंदर जो बैंकिंग बिजनेस था उसको वहीं का एक लीडिंग बैंक है बैंक दोफर, उसके द्वारा अक्वायर कर लिया गया। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसको सेल कर दिया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ का नाम पूछा जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के करंट एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, देवदत्त चंद जी। तो देवदत्त चंद जी बैंक ऑफ बड़ौदा के करंट एमडी एंड सीईओ हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, तो उसके कौन से मेंबर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक के डायरेक्टर हैं? तो अभी ही मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के अंदर नए एक्सटर्नल मेंबर्स को अपॉइंट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन से ऐसे मेंबर हैं जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो इन सब क्वेश्चन को भी मैंने ऐड किया है ताकि पता चले कि आपने कितने अच्छे से बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ को पढ़ा है। हो गया? कर लिया? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोफेसर राम सिंह। तो सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कुल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर को केंद्र सरकार अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको जो पावर मिला हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेड बी के तहत, उसका इस्तेमाल करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रिकंस्टिट्यूट किया है। मतलब कि इसके अंदर नए मेंबर्स को अपॉइंट किया है। ओके, तो यहाँ पे जो रिकंस्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके अंदर कौन कौन मेंबर है? तो 3 मेंबर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो सबसे पहले तो हो गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उसके बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, और आरबीआई का एक ऑफिसर होता है जिसको कि सेंट्रल बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 3 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अपॉइंट किया है। तो सबसे पहले तो है प्रोफेसर राम सिंह जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डायरेक्टर हैं। ओके, तो इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है यहाँ पे श्री सौगत्य भट्टाचार्य जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, और उसके बाद डॉक्टर नागेश कुमार जो कि डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे इन 3 मेंबर का नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नागेश कुमार। ओके, इन 3 एक्सटर्नल मेंबर्स को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है जो रिकंस्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किन 3 इंडिविजुअल्स को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आई होप इसका आंसर आप आसानी से भी दे देंगे। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? थोड़ा समय ले लीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोफेसर राम सिंह, श्री सौगत भट्टाचार्य, डॉक्टर नागेश कुमार। तो इन 3 इंडिविजुअल्स को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे इनमें से किसको अपॉइंट किया है? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रथम
सॉरी, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया है। ओके, और इनका ये जो अपॉइंटमेंट है वो 3 साल के पीरियड के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई एमपीसी मीटिंग जो अक्टूबर 2024 में हुआ था, तो ये कितने नंबर का मीटिंग था, इसका आपसे सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा। अगर आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये लेट्स से कि 40 मीटिंग है या फिर आपका 42nd मीटिंग है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 51st। तो अक्टूबर 2024 के अंदर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था, ये 51st मीटिंग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एज ऑफ अक्टूबर 2024 लगातार कितने बार मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को 6.5% पे मेंटेन रखा है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है। तो बताइए, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2024 तक लगातार कितने बार मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को 6.5% पे मेंटेन रखा है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10। तो लगातार 10 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने रेपो रेट को 6.5% पे मेंटेन रखा है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को कितना फोरकास्ट किया है। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4.5%। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम देख लेते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इसका जो फोरकास्ट था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को लेकर के, रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के, उसको इसने 4.5% पे मेंटेन रखा है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है। साथ ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका जो रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, उसको भी 7.2% पे मेंटेन रखा है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है। रिवर्स रेपो रेट में भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है, 3.35% पे मेंटेन रखा गया है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को भी 6.25% पे मेंटेन रखा गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को भी 6.75% पे मेंटेन रखा गया है। तो यहाँ पे ये सब जो पॉइंट था, ये जो अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था, उसमें जो डिसीजंस लिया गया था उससे रिलेटेड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आरबीआई डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राय के टेन्योर को भारत सरकार ने कितने समय के लिए एक्सटेंड कर दिया है। ओके, तो बताइए, आरबीआई डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव के टेन्योर को भारत सरकार ने कितने समय के लिए एक्सटेंड कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 ईयर। तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी ने मिस्टर राजेश्वर राव, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पोस्ट पे हैं, तो इनके रीअपॉइंटमेंट को और 1 साल के लिए अप्रूव कर दिया है। ठीक है, मतलब कि और 1 साल तक ये इस पोस्ट पे बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक गवर्नर है और 4 डिप्टी गवर्नर है। तो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, हम सबको पता है, इनका टेन्योर भी अभी खत्म होने वाला है दिसंबर में। इसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है, तो एमडी पात्रा जी, एम राजेश्वर राव जी, इन्हीं के टेन्योर को और 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, टी रविशंकर जी और स्वामीनाथन जी। ओके, तो ये 4 डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में इनमें से कौन कौन ऑफिशियल डायरेक्टर है। ठीक है, तो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है उसके ऑफिशियल डायरेक्टर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये स्टैटिक पॉइंट से क्वेश्चन है। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन लोगों ने आरबीआई के बारे में पढ़ा होगा, इसके सेंट्रल बोर्ड के बारे में, तो वो लोग इसका आंसर दे पाएंगे।
देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में एक गवर्नर होते हैं और मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है। तो आरबीआई का जो भी कामकाज होता है उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है और इस बोर्ड के अंदर जो डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है वो भारत सरकार के द्वारा आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया जाता है और जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो 4 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आप नज़र डालेंगे तो इसमें कुछ तो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफिशियल डायरेक्टर तो इसके अंदर गवर्नर और मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो अलग अलग फील्ड से 10 डायरेक्टर होते हैं जिसको कि भारत सरकार नॉमिनेट करता है और 2 भारत सरकार के अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई का जो 4 लोकल बोर्ड है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, तो हर एक बोर्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक डायरेक्टर, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल 21 डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मैक्सिमम कितना डायरेक्टर हो सकता है, 21, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक ने इनमें से किस ऐप के साथ पार्टनरशिप किया है अपने प्री अप्रूव कस्टमर को यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फोन पे। तो आईसीआईसीआई बैंक ने फोन पे के साथ पार्टनरशिप किया है। इसका जो प्री अप्रूव कस्टमर है जिसको कि इसने पहले से ही क्रेडिट लाइन इशू किया है तो वैसे कस्टमर को यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए फोन पे ऐप के थ्रू यहाँ पे ये पार्टनरशिप हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने फोन पे के साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है। इसका जो प्री अप्रूव कस्टमर है उसको यूपीआई ट्रांजेक्शन्स के लिए इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर करने के लिए और यहाँ पे अप टू 2 लाख रुपीस तक का जो क्रेडिट लाइन होता है वो ऑफर किया जाएगा यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए और 2 लाख रुपए तक में जो भी पैसा विड्रॉ किया जाएगा कस्टमर के द्वारा तो उसको 45 डेज के अंदर उसका रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। इन सब न्यूज़ को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है तो यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चंस देख रहे हैं और थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर इसका जो स्टेक है तो कितना परसेंट स्टेक इसने सेल किया है वमा सुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी एडू के अंदर कितना परसेंट इसका स्टेक था उसको इसने वमा सुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया है। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 100%। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक इसका जो 100% एंटायर जो इसका स्टेक है इसके सब्सिडरी एचडीएफसी एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर उसको ये सेल कर देगा वमा सुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 192 करोड़ रुपीज में, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो आरबीआई और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है तो इसका वैल्यू क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कर लिया ये क्वेश्चन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, $400 मिलियन। तो ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि करेंसी स्वैप क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप याद रखिए। तो आरबीआई ने यहाँ पे मालदीव का जो सेंट्रल बैंक है मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी उसके साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। किस फ्रेमवर्क के तहत साइन किया है तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत साइन किया है 2024 से 2027 के लिए, याद रहेगा। तो यहाँ पे और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का टोटल वैल्यू कितना है $400 मिलियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले कुछ कुछ और भी डिटेल्स है। जैसे कि देखिए ये जो एग्रीमेंट है वो कहाँ पे साइन हुआ था, न्यू दिल्ली में ये साइन हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत $400 मिलियन तक का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा मालदीव को यूएस डॉलर या यूरो स्वैप विंडो के तहत और 30 बिलियन रुपीस का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन रुपी स्वैप विंडो के तहत। ओके और ये जो अरेंजमेंट है ये कब तक इफेक्टिव रहेगा तो 18 जून 2027 तक ये जो अरेंजमेंट है वो इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किस फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे इनमें से किसको रीअपॉइंट किया गया है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमिताभ चौधरी। तो यहाँ पे अमिताभ चौधरी जी को एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पे रीअपॉइंट किया गया है और इनके रीअपॉइंटमेंट को आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। 3 साल के लिए इनका ये रीअपॉइंटमेंट हुआ है। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक इनका जो ये रीअपॉइंटमेंट है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इनमें से कौन से नए कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तरुण प्लस। तो भारत सरकार ने यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक नए कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है तरुण प्लस कैटेगरी। और इस कैटेगरी के तहत बैंक्स जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको 20 लाख रुपए तक का जो लोन है वो प्रोवाइड कर सकेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तरुण प्लस कैटेगरी, एक नए कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो अभी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत क्या था, 3 टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन्स था। और ये जो टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन्स है वो डिपेंड करता था कि लोन का अमाउंट कितना है। तो शिशु कैटेगरी के अंदर 50,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था, किशोर के अंदर 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था, और तरुण के अंदर 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाता था। तो यहाँ पे एक और नई कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है तरुण प्लस कैटेगरी। ठीक है, तो तरुण प्लस कैटेगरी के तहत 10 लाख रुपए से ज़्यादा का और 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये जो तरुण प्लस कैटेगरी है वो किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स के लिए अवेलेबल है। ओके, तो पॉज करके आप चाहें तो इसका जो ऑप्शन है उसको रीड कर सकते हैं और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये जो नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है तरुण प्लस कैटेगरी, उसके तहत लोन अवेल कर सकते हैं। कर लिया ये क्वेश्चन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अवेल्ड एंड सक्सेसफुली रीपेड प्रीवियस लोन्स अंडर द तरुण कैटेगरी। तो वैसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कि तरुण कैटेगरी के अंदर पहले लोन लिया हुआ है और लोन का उन्होंने सक्सेसफुली रीपेमेंट कर दिया, तो सिर्फ वैसे एंटरप्रेन्योर्स ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो तरुण प्लस कैटेगरी है उसके तहत वो 20 लाख रुपए तक का लोन अवेल कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ये 20 लाख रुपए तक का लोन होगा तो उसके लिए गारंटी कवरेज इनमें से किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। कर लिया ये क्वेश्चन। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का जो लोन होगा उसका जो गारंटी कवरेज होगा वो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट CGFMU के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट्स से कि कोई बॉरोवर है, उसने कुछ लोन लिया है और उसने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे जो CGFMU है वो इस बात को इंश्योर करेगा कि बैंक को उसका पैसा मिल जाए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो $162 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $162 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किया है।
देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए 162 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है। तो आपसे यहाँ पे अमाउंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने अमाउंट का लोन अप्रूव किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये तो स्टैटिक पॉइंट से क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैंडल यंग फिलीपींस। तो मैंडल यंग फिलीपींस के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है भारत का पहला ब्लू लोन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है भारत का पहला ब्लू लोन के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारत के अंदर एक ब्लू फाइनेंस मार्केट को डेवलप करने के लिए, यहाँ पे जो ग्रीन प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग होता है उसको बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है 500 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि भारत के अंदर एक ब्लू फाइनेंस मार्केट को डेवलप किया जा सके, यहाँ पे जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उसके फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2020 से लेकर के अभी तक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने टोटल कितना फंड प्रोवाइड किया है ब्लू लोन्स और बॉन्ड्स के फॉर्म में ग्लोबली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1.9 बिलियन डॉलर। तो 2020 से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 1.9 बिलियन डॉलर से ज्यादा फंड प्रोवाइड किया है ब्लू लोन्स और बॉन्ड्स के फॉर्म में दुनिया भर का जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसको। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो स्टैटिक पॉइंट से एक क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी, जिसको लेकर के अभी हमने लास्ट दो क्वेश्चन देखा था, तो यहाँ पे आईएफसी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी, जिसको लेकर के क्वेश्चन है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, और द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स आईसीएसआईटी। ओके, तो ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि आईएफसी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है। तो आईएफसी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2024 के अंदर एचडीएफसी बैंक ने इनमें से कहाँ पे अपना पहला ब्रांच ओपन किया है, अपना पहला ब्रांच इनॉग्रेट किया है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिंगापुर। तो एचडीएफसी बैंक, जो कि भारत का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसने सिंगापुर के अंदर अपना पहला ब्रांच इनॉग्रेट किया है, सिंगापुर के लोगों को जो बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक ने सिंगापुर के अंदर अपना पहला ब्रांच ओपन किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 के अंदर इनमें से किसे ए प्लस ग्रेड मिला है। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 के अंदर इनमें से किसे ए प्लस ग्रेड रिसीव हुआ है।
देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 के अंदर A+ ग्रेड मिला है। ओके, और ये लगातार दूसरा बार है जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी को A+ ग्रेड मिला है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 के अंदर जो शक्तिकांत दास जी को A+ ग्रेड मिला है, तो ये इनमें से किस मैगजीन के द्वारा प्रेजेंट किया गया है? ये जो अवार्ड है वो इनमें से किस मैगजीन के द्वारा प्रेजेंट किया गया है? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? कर लिया क्वेश्चन? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्लोबल फाइनेंस। ओके, तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा ये जो अवार्ड है वो शक्तिकांत दास जी को प्रेजेंट किया गया है। कहाँ पे प्रेजेंट किया गया है? तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 के अंदर कौन कौन से देश के सेंट्रल बैंकर्स हैं जिनको कि A+ ग्रेड मिला है। ओके, इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके सेंट्रल बैंकर्स को A+ ग्रेड मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया के अलावा और कौन से 2 कंट्रीज हैं जिनके सेंट्रल बैंकर को मिला है A+ ग्रेड? कर लिया ये क्वेश्चन? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। तो इंडिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उनको यहाँ पे A+ ग्रेड मिला है। तो डेनमार्क के क्रिस्टियन कैटल टॉमसन, इंडिया के शक्तिकांत दास जी और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को यहाँ पे A+ ग्रेड मिला है। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2024 के लिए इनमें से किस बैंक को बेस्ट बैंक इन इंडिया के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा 2024 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेस्ट बैंक इन इंडिया के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका जो 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड इवेंट हुआ था वहां पे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के नॉन कंप्लायंस के वजह से? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी। तो रिजर्व बैंक ने यहाँ पे यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी का जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है उसको कैंसिल कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये जो यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी है वो भारत के बाहर से भारत के अंदर जो पैसा भेजा जाता है उसको फैसिलिटेट नहीं कर सकता है किसी एजेंट के साथ मिल करके। ठीक है, तो यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी का जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है जिसको कि आरबीआई ने इशू किया था उसको यहाँ पे आरबीआई ने रिवोक कर दिया, इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। और ये जो फैसला आरबीआई के द्वारा लिया गया है ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 8 के तहत लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सेबी ने पेनल्टी इंपोज किया है क्योंकि ये अपने पेरेंट कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर शेयर कर रहा था। ओके, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड। तो सेबी ने यहाँ पे एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड के ऊपर 12 लाख रुपए का पेनल्टी इंपोज किया था क्योंकि नियम के अनुसार एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड को इसका जो पेरेंट कंपनी है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उससे इसको अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन पावर अलग रखना था। लेकिन यहाँ पे देखा क्या जा रहा था कि पेरेंट और सब्सिडरी दोनों कंपनी के द्वारा सेम इंफ्रास्ट्रक्चर सेम मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसी की वजह से यहाँ पे सेबी ने ये जो एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड है जो कि एनएससी का सब्सिडरी है उसके ऊपर 12 लाख रुपए का फाइन इंपोज कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया के सीईओ के तौर
पे इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रणव छाबड़ा। तो प्रणव छाबड़ा जी को जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया के सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट 81 बॉन्ड इशू करके कितना फंड रेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो इसके द्वारा लेटेस्ट 81 बॉन्ड इशू किया गया था, तो इसके थ्रू इसने कितना फंड रेज किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5000 करोड़ रुपीज। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एडिशनल टीयर 1 80 बॉन्ड इशू करके 5000 करोड़ रुपीज फंड रेज किया है। और यहाँ पे इसके ऊपर जो कूपन रेट है वो कितना है, 7.98%। मतलब कि इतना इंटरेस्ट रेट इन बॉन्ड्स के ऊपर पे किया जाएगा बॉन्ड होल्डर को। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस करेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर एसबीआई का ये पहला 81 बॉन्ड इशुएंस है। ठीक है, और यहाँ पे इन बॉन्ड्स का जो टेन्योर है वो परपेचुअल है, मतलब कि कोई फिक्स्ड इसका टेन्योर नहीं है कि इतने समय के बाद इसको रिडीम कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे 10 साल के बाद एक कॉल ऑप्शन है, मतलब कि 10 साल के बाद अगर एसबीआई चाहेगा तो ये बॉन्ड्स को बायबैक कर लेगा, मतलब कि जो बॉन्ड होल्डर है उनसे ये बॉन्ड लेकर के उनको पैसा वापस कर देगा। ठीक है, और 10 साल के बाद फिर हर साल एसबीआई के पास ये ऑप्शन रहेगा बायबैक करने का। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप जितने सारे भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे होंगे। अगर नहीं भी दे पा रहे हैं तो डोंट वरी, इस लेक्चर के बाद आप अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके का तो आप उसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। और आई वुड रिक्वेस्ट कि लेक्चर के बाद आप एक बार PDF को बस एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।